अब हम लोग फ्रांस की राज्य क्रांति की उपलब्धियों के बारे में, उसके महत्व के बारे में बात करेंगे। फ्रांस की क्रांति की उपलब्धियां एवं महत्व, अचीवमेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस की क्रांति तो एक स्थानीय घटना थी, फ्रांस में हुई, लेकिन जो इसका प्रभाव है वो बहुत व्यापक है। इसका प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ता है और आप ऐसा कह सकते हैं कालांतर में इसका प्रभाव पूरे विश्व पर देखा जाता है। तो दो तरह से हम लोग काम करेंगे। पहला तो हम ये देखेंगे कि जो फ्रांस की क्रांति का महत्व है, उपलब्धियां हैं या उसका प्रभाव है, वो फ्रांस के संदर्भ में क्या है। विद रेफरेंस टू फ्रांस, फ्रांस की क्रांति का फ्रांस के संदर्भ में महत्व क्या है, उसकी क्या उपलब्धियां हैं, क्या प्रभाव है, पहले तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फ्रांस की क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव है और शेष विश्व के संदर्भ में क्या प्रभाव है। शेष विश्व को कैसे प्रभावित किया फ्रांस की राज्य क्रांति ने। घटना स्थानीय है लेकिन प्रभाव व्यापक है, क्षेत्रीय है, आप ऐसा कह सकते हैं कि ग्लोबल है, सार्वभौमिक है, पूरे विश्व को प्रभावित करती है। ये क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रांस की राज्य क्रांति जब होती है 1789 में, अगर आप देखें उसके बाद की जो दुनिया है वो फ्रांस की क्रांति के प्रभाव से अछूती रह ही नहीं पाती। उसके बाद आप देखेंगे जो बड़ा प्रभाव पड़ता है विश्व पर, वो रशियन रिवॉल्यूशन में आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बीच की दुनिया पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो है फ्रांस की राज्य क्रांति। अब यहां पर हम देखेंगे कि फ्रांस के संदर्भ में क्या उपलब्धियां हैं, क्या महत्व है, क्या प्रभाव है। उनमें सबसे पहला जो पॉइंट आपको समझना है, मेंस के लिए तैयार करना है कि फ्रांस की क्रांति, फ्रांस पर प्रभाव, फ्रांस पर क्या प्रभाव है, इंपैक्ट ऑन फ्रांस। पहला पॉइंट होगा सामंती व्यवस्था की समाप्ति, एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। कैसे आप जानते हैं, पूरे लेक्चर्स के दौरान मैंने कई बार बातें किया है कि क्रांति के पहले किस प्रकार की सामंती व्यवस्था है फ्रांस में, और ये सामंती व्यवस्था पूर्ण रूप से शोषण पर आधारित है, असमानता पर आधारित है। यानी उसके केंद्र में ही असमानता है, शोषण है। एक ऐसा समाज था फ्रांस का जो दो वर्गों में बटा हुआ था। एक वर्ग था जिसको बहुत सारे विशेषाधिकार थे और दूसरा वर्ग था जिसको विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। तो इस प्रकार का सिस्टम जो असमानता पर आधारित था, फ्यूडल सिस्टम, सामंती व्यवस्था, क्रांति के पश्चात ये समाप्त हो जाती है। एक ऐसी व्यवस्था आ रही है जो समानता पर आधारित है, जहां पर अब कोई विशेषाधिकार नहीं है। यानी आपको जो भी प्राप्त होगा वो आपकी योग्यता से ही प्राप्त होगा। पहले के सिस्टम में क्या था, जन्म पर आधारित व्यवस्था थी। तो सामंती व्यवस्था की समाप्ति हो जाती है फ्रांस की राज्य क्रांति से। दूसरा पॉइंट जो आपको समझना है, निरंकुश प्रणाली का अंत। निरंकुश प्रणाली का अंत, जो निरंकुश शासन था, एंड ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म जो निरंकुश तंत्र है उसका अंत हो जाता है। क्रांति के पहले की जो पुरातन व्यवस्था में है, विस्तार से हम लोगों ने बात किया है, यहाँ पॉइंट्स की चर्चा करनी है हम लोगों को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले का जो सिस्टम था वो निरंकुश तंत्र था। लुई 14वां के बारे में आपने पढ़ा, आई एम द स्टेट। लुई 16वां कहता है कि जो मैं सोचता हूं, जो मैं करता हूं, बस वही ठीक है। तो पूरा का पूरा जो निरंकुश तंत्र विद्यमान था, राजत्व का दैवी स्वरूप था, राजा देवता के समान था। जो वो कहेगा, जो वो नियम बनाएगा, बस वही सही होगा, उसकी समाप्ति हो जाती है। और निरंकुश तंत्र की समाप्ति के बाद एक ऐसी व्यवस्था आती है जिसकी
केंद्र में जनता है, जिसके केंद्र में जनतांत्रिक भावनाएं हैं, जिसके केंद्र में गणतांत्रिक भावनाएं हैं, यानी फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद एक ऐसी सत्ता आती है जिसके केंद्र में ईश्वर नहीं है, जिसके केंद्र में राजा नहीं है, जिसके केंद्र में सामंत नहीं है, जिसके केंद्र में पादरी नहीं है, अपितु उसके केंद्र में सामान्य जनता है। सामान्य जनता के सुख दुख हैं, यद्यपि सीमाएं हैं, चर्चा मैंने किया है पहले लेक्चर्स में, लेकिन आपको जब उपलब्धियों पर बात करनी होगी तो ये पॉइंट आप बनाएंगे कि जो निरंकुश तंत्र था वो अंत हो जाता है। कैसे आपने देखा कि जो भी आगे की व्यवस्थाएं हुई गणतंत्र पर आधारित थी, यद्यपि उसका स्वरूप परिवर्तनशील था, उसमें चेंज लगातार होता रहा। इसके बाद हम लोग देखेंगे, तीसरे पॉइंट पर देखेंगे कि व्यापार वाणिज्य में वृद्धि, ग्रोथ इन ट्रेड एंड कॉमर्स। अब जो बंदिशें थी वो समाप्त हो गई व्यापार के क्षेत्र में। पहले जैसे पहले के सिस्टम में क्या था, फ्रांस तो एक ही था लेकिन सामंती राज्य हुआ करते थे, तो बहुत सारे कानून थे उन पर, तो व्यापारियों को बड़ी समस्याएं होती थी। गिल्ड सिस्टम था, जो गिल्ड है, जैसे मान लेते हैं कोई एक पेशा करता है, कोई एक शिल्प कला से संबंधित कारीगर वर्ग है, उन्होंने अपना एक संघ बना रखा है, अपने नियम कानून, मूल्य कैसे निर्धारित करना है, सब कुछ था। लेकिन क्रांति के दौरान और क्रांति के बाद जो लेजे फेयर का सिद्धांत है वो बहुत चर्चा में रहता है और उसके अनुसार पूरी की पूरी व्यवस्था बनाई जाती है। तो क्रांति के बाद से लेकर के नेपोलियन के आने तक एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसमें व्यापारियों को लाभ होता है, व्यापारी जो गतिविधियां हैं उसमें वृद्धि होती है। तो एक ये महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है फ्रांस में। उसके बाद आप देखेंगे कि अगला पॉइंट आपको जो समझना है वो है धार्मिक स्वतंत्रता एवं धार्मिक सहिष्णुता में वृद्धि, इंक्रीज इन रिलीजियस फ्रीडम एंड रिलीजियस टॉलरेंस। सामंती व्यवस्था में क्या था, चर्च का बहुत ज्यादा प्रभुत्व था। चर्च स्टेट विद इन स्टेट था, पादरी जो कहता था वही लोगों को करना होता था। जन्म से लेकर के मृत्यु तक तमाम व्यवस्थाओं में पादरी की भूमिका हुआ करती थी। लेकिन क्रांति ने इस पर कुठाराघात किया और चर्च और राज्य का जो रिलेशन है उसको समाप्त किया। धर्म एक अलग विषय होगा, राज्य एक अलग विषय होगा, इस प्रकार की भावना आती है। और जब इस प्रकार की भावना आएगी तो स्वाभाविक है धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा, जो जैसे चाहे वैसे करे। पहले क्या था, जन्म, विभिन्न सामाजिक संस्कार, विभिन्न धार्मिक संस्कार और मृत्यु, विवाह, समस्त गतिविधियों में, सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में चर्च का प्रभुत्व हुआ करता था। उसके बिना आप कोई भी गतिविधियां नहीं कर सकते थे। टैक्स भी आप चर्च को देते थे, सामान्य लोग जो होते थे वो टैक्स भी देते थे चर्च को, स्टेट विद इन स्टेट की भूमिका में था। तो क्रांति के पश्चात एक ऐसी व्यवस्था आती है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता एवं धार्मिक सहिष्णुता की भावना में विकास होता है। अगला जो पॉइंट आप बनाएंगे वो है मध्य वर्ग की प्रतिष्ठा में वृद्धि, इंक्रीज इन द प्रेस्टीज ऑफ मिडिल क्लास। फ्रांस की क्रांति के स्वरूप में मैंने विस्तार से चर्चा किया है कि फ्रांस की क्रांति एक मध्यवर्गीय क्रांति थी। इसको विस्तार से वहां समझाने का प्रयास हमने किया है। अब मध्य वर्ग की प्रतिष्ठा में वृद्धि, क्रांति क्यों हुई थी? क्रांति का जो मुख्य कारण है वो पुरातन व्यवस्था में विद्यमान विसंगतियों के कारण फ्रांस में क्रांति हुई। और ये जो विसंगतियां हैं, इससे सबसे ज्यादा पीड़ित कौन वर्ग था? सामान्य वर्ग। और सामान्य वर्ग में आपका मध्य वर्ग। मध्य वर्ग धनी था, शिक्षित था, सुसंस्कृत था, लेकिन समानता विद्यमान नहीं थी फ्रांस के समाज में और उसका शिकार होना पड़ता था इनको।
इनके मन में असंतोष था, मध्य वर्ग के मन में असंतोष था, और इसी असंतोष को लेकर के उन्होंने जब क्रांति की शुरुआत हुई तो प्रमुख भूमिका निभाई। ये क्रांति के कारण भी थे, इन्होंने नेतृत्व भी किया, और जब बाद में क्रांति संपादित हो जाती है तो इनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, इन्हें लाभ बहुत प्राप्त होता है। पूरी की पूरी व्यवस्था को आप देखिए, आप स्टेट्स जनरल की बैठक के बाद की व्यवस्थाओं को देखिए आप, और नेपोलियन तक के समय को देखिए। नेपोलियन ने जो सुधार किया, यहाँ तक कि जो आपकी डायरेक्टरी का शासन था, नेशनल कन्वेंशन था, सब पर आपको मध्य वर्ग का प्रभाव दिखेगा। जो उस समय के पढ़े लिखे वर्ग है, साहित्यकार वर्ग है, दार्शनिक वर्ग हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, इनकी प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि होती है और इनको बहुत लाभ होता है। पहले के समाज में क्या था? पहले के समाज में सामंतों की प्रतिष्ठा ज़्यादा थी, पादरियों की प्रतिष्ठा ज़्यादा थी, और ये राज्य के साथ मिलकर के राजा के दरबार में राजा के साथ भोग विलास में व्यस्त थे। जो चाहते थे, जैसे चाहते थे वैसे कानून बनवाते थे। लीटस द कैचे की चर्चा मैंने पहले ही किया है। तो यहां पर एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रभाव है वो है राष्ट्रीयता की भावना का उदय। अब फ्रांस की क्रांति ने जो राष्ट्र शब्द को वास्तविक अर्थ प्रदान किया, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना आई। देश को बनाने में हर व्यक्ति ने अपनी भूमिका समझी, इसी भावना के कारण, राष्ट्रीयता की भावना के कारण। और राष्ट्रीयता की भावना के कारण ही फ्रांस के लोग एकजुट हो पाते हैं, एकत्रित हो पाते हैं, विभिन्न कष्टों को सह करके, विभिन्न युद्धों का जो बोझा पड़ा था फ्रांस की जनता पर, उसको सह करके वो एकजुट हो जाते हैं और आगे अपना विस्तार करते हैं। नेपोलियन के समय में इसको आप देख सकते हैं। नेपोलियन ने जो सेना का संगठन किया है फ्रांस में, वो राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर ही किया है। तो राष्ट्रीयता की भावना एक महत्वपूर्ण प्रभाव है, इसका जो उदय है, इसका जो प्रभाव है फ्रांस की जनता पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे वैश्विक संदर्भ में इसका प्रभाव क्षेत्र विशेष में ही नहीं रहता है, फ्रांस विशेष में ही नहीं रहता है। जहाँ जहाँ नेपोलियन जाएगा वही राष्ट्रवाद उसके साथ जाएगा, और कालांतर में कैसे विश्व को प्रभावित करता है, इसकी चर्चा अभी हम लोग बाद में करेंगे। तो ये सब सारे बिंदुओं को करने के बाद आगे की जो पॉइंट आपको समझने हैं वो है पुरानी संस्थाओं का अंत। अब क्रांति का कारण क्या था? पुरातन व्यवस्था। अब पुरातन व्यवस्था के जो भी संस्थाएं हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, विभिन्न प्रकार के कर जो शोषण के प्रतीक हुआ करते थे, कुर्वी, ताई, तिथ वगैरह, वो सब समाप्त हो जाते हैं। चर्च का जो प्रभुत्व है वो समाप्त हो जाता है। तो बहुत सारी राजनीतिक सत्ताएं, सामाजिक व्यवस्थाएं सब समाप्त होती हैं। नई परंपराओं को जन्म, नई प्रगतिशील विचारधाराओं के आधार पर नई प्रगतिशील संस्थाओं को जन्म, ये एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है फ्रांस पर। वो आपने उसको देखा कि कैसे निरंकुश तंत्र के बाद एक नई राजनीतिक व्यवस्था आती है, सामंतवाद के बाद कैसे एक प्रगतिशील समाज आता है समानता पर आधारित, एंड सो ऑन। ये सब तो पुरानी जो संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, कैसे आपने देखा चर्च का प्रभुत्व समाप्त होता है। वाणिज्यिक व्यवस्था में, व्यापारिक व्यवस्था में आपने देखा कैसे पुरानी बातें समाप्त हो रही हैं, नए प्रकार के संगठन आ रहे हैं, नए प्रकार के सुधार हो रहे हैं। और नेपोलियन के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उनसे आप इस भली बात इसको समझ सकते हैं। नेपोलियन की सुधार में विस्तार से हम लोग करेंगे, कैसे नई नई संस्थाएं आ रही हैं, कैसे उन्होंने सामाजिक सुधार किया है, कैसे उन्होंने आर्थिक सुधार किया है, आर्थिक सुधार यानी नई आर्थिक संस्थाओं को जन्म दिया है, धार्मिक सुधार किया है, ये सब हम लोग देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि प्रजातंत्र के सिद्धांत का उदय एवं विकास। अब क्रांति का जो प्रभाव पड़ता है फ्रांस में वो यही कि लोगों के मन में ये भाव आ गया है, अब सत्ता का स्रोत कोई राजा नहीं है,
सत्ता का स्रोत कोई सामंत नहीं है, सत्ता का स्रोत कोई कुलीन वर्ग के लोग नहीं है, बल्कि सत्ता का स्रोत आम जनता है, आम जनमानस है। और आम जनमानस जो है वो सत्ता को निर्धारित करेगा। सत्ता कैसे चलेगी, एक बहुत महत्वपूर्ण विकास। आपने देखा जो दार्शनिक वर्ग थे, और खास तौर से रूसो के बारे में हमने आपको पढ़ाया है कि रूसो कैसे जनतांत्रिक भावनाओं को भरने का प्रयास करता है फ्रांस की जनता में, कैसे वो लोकप्रिय संप्रभुता की बात करता है, कैसे सामान्य इच्छा की बात करता है, जनरल विल की बात करता है। यानी राज्य का नियमन जनता की अपेक्षाओं पर आधारित होना चाहिए, उसकी आकांक्षाओं पर आधारित होना चाहिए। तो प्रजातंत्र के सिद्धांत का उद्भव एवं विकास होता है, और इससे क्या होता है कि जो निरंकुश तंत्र में देवत्व का सिद्धांत था, दैवीय अधिकारों का सिद्धांत था, निरंकुश तंत्र की जो बात थी, उसका समापन होता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद सर्वसाधारण जनता में राजनीतिक चेतना का विकास एक बहुत महत्वपूर्ण है। डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन जनरल पब्लिक, आम जनता में राजनीतिक चेतना का विकास। फ्रांस का समाज जो है वो बहुत जागरूक समाज था, और जागरूक समाज था, और इस जागरूकता पैदा करने में वहाँ के जो विचारक थे, दार्शनिक थे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हमने आपसे मॉन्टेस्क्यू की बात की, कैसे संवैधानिक राजतंत्र की बात करता, यानी इंग्लैंड में जो व्यवस्था विद्यमान है उसकी प्रशंसा करता, उसकी चर्चा करता है अपनी लेखनी के माध्यम से। रूसो कैसे जनतंत्र की बात करता है, वोल्टेयर प्रशा की बात करता है, कहता प्रशा में जो प्रबुद्ध निरंकुशवाद है वो सबसे बेहतर होगा। दिदरो जो व्यवस्था विद्यमान है फ्रांस में उसकी निंदा करता है, और प्रगतिशील संस्थाओं की चर्चा करता है। तो इनका प्रभाव बहुत पड़ता है फ्रांस में। फ्रांस की जनता क्या है, इन विचारों से युक्त हो जाती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी फ्रांस की कि वहां एक शिक्षित वर्ग तो था ही, एक दार्शनिक वर्ग है, एक ऐसा वर्ग है जो दार्शनिक वर्ग के द्वारा, विचारक वर्ग के द्वारा कही गई बातों को ग्रहण करने में भी सक्षम है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। तो राजनीतिक चेतना का विकास होता है। एक बात और आपको यहाँ ऐसे भी आप समझना है कि अगर आप पूरे विश्व इतिहास को देखें, और खास तौर से फ्रांस की राज्य क्रांति के पहले तक का विश्व इतिहास आप देखें, तो कहीं आपको कोई ऐसी घटना नहीं मिलेगी जहां पर जनता ने इतने बड़े पैमाने पर भागीदारी की हो। यानी जनता ने बड़ी पैमाने पर भागीदारी करके राज्य क्रांति को संपन्न किया हो, ये विश्व इतिहास की पहली घटना है। ये उसमें राजनीतिक चेतना के विकास को दर्शाता है। और बाद में जब क्रांति आगे बढ़ती है, आपने देखा लगातार परिवर्तनशीलता। अब परिवर्तनशीलता का अर्थ क्या है, एक बार व्यवस्था आ जाती, लेकिन जनता क्रांति की जो आदर्श है, समानता का आदर्श, बंधुत्व का आदर्श, राष्ट्रीयता का आदर्श, स्वतंत्रता का आदर्श, गणतंत्र का आदर्श, उसको पाना चाहती है। उसकी आकांक्षाएं ज्यादा हैं, और जब आकांक्षाएं ज्यादा हैं, जो स्थापित व्यवस्थाएं हैं, जब उससे संतुष्ट नहीं हो पा रही है जनता, तो स्वाभाविक है उसको बदलने का प्रयास करेगी। और जब बदलने का प्रयास करेगी तो परिवर्तनशीलता तो होगा ही व्यवस्था में। तो परिवर्तनशीलता फ्रांस की राज्य क्रांति की सीमा के संदर्भ में मैंने बात किया है, स्थायी नहीं हो पाई क्रांति। दूसरी बात ये भी देखें, कहीं ना कहीं प्रगतिशीलता का भी सूचक है। जो जनता में राजनीतिक चेतना है, विकसित हो चुकी है, उसको पाने के प्रयास के रूप में भी देखे जाने की आवश्यकता है इसको। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। इसके बाद आप देखेंगे मैट्रिक सिस्टम एवं नेपोलियन कोड। नेपोलियन का प्रभाव फ्रांस पर जो पड़ा वो अमिट था, और फ्रांस में ही नहीं, नेपोलियन का प्रभाव पूरे यूरोप पर और कालांतर में पूरे विश्व पर पड़ा। मैट्रिक सिस्टम यानी माप तौल की जो प्रणाली है, और नेपोलियन कोड यानी विधि संहिता,
फ्रांस में बहुत सारे प्रकार के कानून थे, रोमन कानून थे, फ्रेंको कानून थे, पुरातन व्यवस्था के कानून थे, राजतंत्र के समय के कानून चले आ रहे थे। अब जनता किसको माने? फ्रेंको कानून को माने, रोमन कानून को माने, या पुरातन व्यवस्था के तमाम नियमों को माने, कानूनों को माने, किसको माने? एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी विधि संहिता का निर्माण, और जिसको विधि संहिता के को हम लोग जो सिविल कोड वहां पर बनी उसे नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेपोलियन के टॉपिक में हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। नेपोलियन के जब सुधारों का अध्ययन करेंगे तो नेपोलियन कोड पढ़ेंगे। ये जो भी हमने पूरा अध्ययन किया है ये फ्रांस की राज्य क्रांति एवं परिणाम पार्ट 1 में हमने किया है। नेपोलियन का जो भाग बन जाता है वो पार्ट 2 में पड़ता है, उसको हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो यहां पर नेपोलियन कोड आपका हो जाता है। इसके बाद आप देखिए अगला जो प्रभाव है वो है शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन, चेंज इन एजुकेशन सिस्टम। ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। फ्रांस में पहले की शिक्षा व्यवस्था में क्या था? पहले की शिक्षा व्यवस्था में चर्च का प्रभुत्व था, और चर्च के निर्देशन में यानी पादरी वर्ग के निर्देशन में ही शिक्षा व्यवस्था हो रही है। अब जब क्रांति संपादित हो जाती है, चर्च का प्रभुत्व समाप्त कर दिया जाता है, तो फ्रांस में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आता है। शिक्षा व्यवस्था में जो धर्म की प्रमुख भूमिका है वो समाप्त हो जाती है, और एक प्रकार से धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का आधार बन जाता है। नेपोलियन ने इस संदर्भ में बड़ा प्रयास किया। नेपोलियन ने पेरिस यूनिवर्सिटी की स्थापना की, पेरिस विश्वविद्यालय की स्थापना किया, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में हम लोग देखेंगे तो शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ जाता है फ्रांस की राज्य क्रांति के परिणाम स्वरूप। और उसके बाद जो आप पॉइंट बनाएंगे वो आप समझते ही हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना का उदय। अब फ्रांस की जो जनता है उसमें उनका नारा ही था लिबर्टी, उनका नारा ही था इक्वलिटी, उनका नारा ही था फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये इनका नारा है। और ये भावना लोगों में आ चुकी है, और इसीलिए कि जब भी कोई व्यवस्था आती है फ्रांस में उसमें करप्शन होता है, भ्रष्ट होता है, क्रांति के आदर्शों के अनुकूल वह व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो जनता फिर उठ खड़ी होती है। और ये जनता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। फ्रांस की जनता ने पूरे विश्व को पाठ पढ़ाया कि कैसे जनता यदि संगठित हो जाती है, एकजुट हो जाती है, तो सामान्य जनता कैसे बदलाव कर सकती है। ये फ्रांस की राज्य क्रांति ने पूरे विश्व को सिखाया। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो भावना है इसका उदय होता है, और कालांतर में ये भावना पूरे विश्व को प्रभावित करती है। अभी विश्व के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। अब इसके बाद तो यहां पर सारे पॉइंट उम्मीद करते हैं आपने सब नोट कर लिए होंगे कि फ्रांस की राज्य क्रांति का जो प्रभाव है फ्रांस पर वो कैसे है। एक बार उसको पॉइंट देख लीजिए। सामंती व्यवस्था की समाप्ति, निरंकुश शासन प्रणाली का अंत, एंड ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि, ग्रोथ इन ट्रेड एंड कॉमर्स, धार्मिक स्वतंत्रता एवं धार्मिक सहिष्णुता में वृद्धि, इंक्रीज इन रिलीजियस फ्रीडम एंड रिलीजियस टॉलरेंस, मध्य वर्ग की प्रतिष्ठा में वृद्धि, इंक्रीज इन द प्रेस्टीज ऑफ द मिडिल क्लास, राष्ट्रीयता की भावना का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म। इसके बाद जो पॉइंट आपको नोट करना है वो है पुरानी संस्थाओं का अंत, एंड ऑफ ओल्ड इंस्टीट्यूशंस, मैट्रिक सिस्टम एंड नेपोलियन कोड, मैट्रिक सिस्टम एंड नेपोलियन कोड, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन, चेंज इन एजुकेशन सिस्टम। इसके बाद जो पॉइंट आपके हैं वो है प्रजातंत्र के सिद्धांत का उदय एवं विकास, राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, सर्वसाधारण जनता में राजनीतिक चेतना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन जनरल पब्लिक, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना का उदय। तो फ्रांस की क्रांति की क्या उपलब्धियां हैं?
क्या महत्व है, क्या प्रभाव पड़ता है, दो भागों में हमने आपसे कहा कि आपको देखना है। एक तो फ्रांस के संदर्भ में आपको देखना है, एक तो फ्रांस के संदर्भ में आपको देखना है, और दूसरा आपको यूरोप एवं शेष विश्व के संदर्भ में आपको देखना है। फ्रांस की घटना का प्रभाव जो है वो पूरे यूरोप पर, पूरे यूरोप को प्रभावित करता है और कालांतर में पूरे विश्व को प्रभावित करता है। तो कैसे ये विश्व को प्रभावित करता है, कैसे यूरोप को प्रभावित करता है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। तो उसको देखिए। फ्रांस की क्रांति, यूरोप एवं विश्व पर प्रभाव। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इम्पैक्ट ऑन यूरोप एंड ऑन द वर्ल्ड, इम्पैक्ट ऑन यूरोप एंड द वर्ल्ड। तो क्या क्या पॉइंट आपको लेना है उसमें, जैसे नया सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल आउटलुक, एक बड़ी बात है। पूरा का पूरा यूरोप सामंतवाद से प्रभावित था, और बल्कि ये हमने चर्चा किया है आरंभ में ही कि यूरोप के अन्य देशों की जो स्थिति है, जो ऑस्ट्रिया की स्थिति है, स्पेन की स्थिति है, रशिया की स्थिति है, प्रशा की स्थितियां हैं, वो फ्रांस से कहीं ज्यादा खराब है। अन्य देशों की स्थितियां और ज्यादा खराब है। लेकिन फ्रांस में क्रांति होती है तो कुछ ना कुछ फ्रांस के समाज में था, कुछ ना कुछ फ्रांस के समाज में था। क्रांति के बाद एक नई व्यवस्था आती है, तो जो नई व्यवस्था आती है वो एक नए दृष्टिकोण को जन्म देती है, एक नए सामाजिक दृष्टिकोण को जन्म देती है, एक ऐसे समाज के दृष्टिकोण को जन्म देती है जो समानता पर आधारित होगा, जहां जन्म हमने कहाँ लिया है, किस परिवार में लिया है, इसका महत्व नहीं होगा। यानी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से प्राप्त करेगा। ये फ्रांस की क्रांति की विश्व को सामाजिक संदर्भों में सबसे बड़ी देन है। इसके बाद राजनीतिक दृष्टिकोण। अब राजनीतिक दृष्टिकोण में पूरे आपने देखा कि क्रांति हो रही है और पूरे हड़कंप मच जाता है पूरे यूरोप में। जो राजा महाराजा हैं वो घबरा जाते हैं, कैसे लुई 16वां को गिलोटीन के द्वारा उनको मारा जाता है, मेरी एंटोइनेट को गिलोटाइंड किया जाता है। इनका कैसे चर्चा हमने सब किया है, पिक्चर्स वगैरह आपको सब दिखाया था लेक्चर में, कैसे उनको मारा गया। आपने देखा हड़कंप मचा हुआ था पूरे यूरोप में। उनको लगा कि अगर ये क्रांति आगे बढ़ी तो हमारे राजतंत्र पर संकट हो जाएगा। लेकिन विचार की कोई सीमा तो नहीं होती, और ये जो फ्रांस की क्रांति के विचार हैं, लोकतंत्र का विचार, गणतंत्र का विचार, इसको कोई सीमा रोक नहीं सकती। तो फ्रांस की सीमा भी नहीं रोक पाई और ये विचार पूरे यूरोप में फैल जाते हैं, कालांतर में पूरे विश्व में हो जाते हैं। और यहाँ एक बात और आपको समझना, इसकी चर्चा भी राष्ट्रीयता के सिद्धांत में हम करेंगे। नेपोलियन तो लगातार युद्ध करता है, ऑस्ट्रिया से युद्ध करता है, प्रशा से युद्ध करता है, स्पेन में जाके युद्ध करता है, रूस से युद्ध करता है। तो लगातार वो युद्ध कर रहा है, इंग्लैंड से युद्ध कर रहा है, पूरे यूरोप में उसकी सेनाएं घूम रही हैं, और जहां जहां विजयी होता है वहां वहां वह अपनी विधि संहिता को लागू करता है, जो प्रगतिशील विचारों पर आधारित है, राष्ट्रीयता के विचारों पर आधारित है। तो जहां जहां भी वह जाता है तो नया सामाजिक दृष्टिकोण, नया राजनीतिक दृष्टिकोण, नया कानूनी दृष्टिकोण लेकर जाता है। अब पूरे यूरोप की जनता में ये भावना फैली कि जनता की ताकत क्या है। ये फ्रांस की जनता ने पूरे यूरोप को, पूरे विश्व को दिखा दिया था कि अगर आप संगठित हो जाएं, आप एकजुट हो जाएं, आपके पास संसाधन नहीं भी है तो भी आप एक शक्तिशाली राजतंत्र को पराजित कर सकते हैं। ये फ्रांस की जनता ने पूरे यूरोप को दिखा दिया था, और पूरे यूरोप को जो दिखाया तो इसका प्रभाव स्वाभाविक है, पड़ेगा ही पड़ेगा। और कैसे बाद में परिवर्तन हो रहा है पूरे विश्व इतिहास में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, कैसे धीरे धीरे राजतंत्र संकट में आते हैं, कैसे कैसे यूनिफिकेशन होता है। जर्मनी में जो है टुकड़ों में बटा था, बहुत सारे राजतंत्र थे, धीरे धीरे समाप्त होते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, कैसे कैसे इसका विकास है आगे हम लोग विश्व इतिहास में समझेंगे। इसके बाद
फ्रांस की राज्य क्रांति की जो वैश्विक संदर्भ में देन है वो मानव अधिकार एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा के संदर्भ में है। डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन एंड सिविल राइट्स। मनुष्य के भी अपने अधिकार हैं। मानव को मानव जैसा जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये फ्रांस की राज्य क्रांति ने पूरे विश्व को बताया। उन्होंने कहा मनुष्य मनुष्य समान है, बंधुत्व का सिद्धांत, फ्रेटर्निटी का सिद्धांत। उन्होंने कहा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब पर समानता की बात होनी चाहिए, समानता का सिद्धांत लागू होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, क्रांति के दौरान यह भी घोषणा हुई कि जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत है ये केवल फ्रांस के लोगों के लिए नहीं है बल्कि सभी मनुष्यों के लिए है, सभी देशों के लिए है। तो इसका संदेश बहुत व्यापक जाता है पूरे यूरोप में, इसका संदेश बहुत बहुत व्यापक जाता है पूरे विश्व में। तो ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप देखें राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोपेगेशन ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्र क्या है? एक सामूहिकता की भावना है, एक भावना है, आप ऐसा कह सकते हैं, एक भावनात्मक इकाई है राष्ट्र। और फ्रांस के लोगों में ये जबरदस्त तरीके से आ गया था। राष्ट्र का वास्तव में जो सबसे बड़ा उदाहरण विश्व के संदर्भ में है, विश्व के समक्ष है, वो फ्रांस का था। फ्रांस ने पूरे विश्व को ये दिखाया कि कैसे ये भावना ला करके हम सामान्य जनता को भी एकजुट करके एक सामान्य राष्ट्र से एक महान राष्ट्र में अपने देश को बदल सकते हैं और कैसे उपलब्धियां अर्जित कर सकते हैं। नेपोलियन ने इसको दिखाया। अब जब ये राष्ट्रीयता की भावना फ्रांस में आई और इसी राष्ट्रीयता की भावना से प्रभावित होकर के नेपोलियन ने फ्रांस के लोगों को संगठित किया। कहा सबको देश के लिए काम करना है, सबको देश के लिए युद्ध करना है, आवश्यकता पड़ने पर हर आदमी को सैनिक बना दिया। और सबसे मजेदार बात क्या थी, हर आदमी तैयार भी था। एक बार जब राष्ट्र की भावना आ जाती है तो आदमी कुछ भी कर गुजरने को आतुर हो जाता है। ये एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। फिर उस देश को रोकना जो राष्ट्रवादी भावना से युक्त होता है, उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेपोलियन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब राष्ट्रीयता की भावना से युक्त जो नेपोलियन है, नेपोलियन की सेना है, वो पूरे यूरोप में जा रही है और पूरे यूरोप में देखेंगे इसका प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए, ये फ्रांस आपका है, ये आपका स्पेन है, ये जो इलाके हैं आप देखिए आज के समय में, ये मानचित्र उसी समय के हैं, लगभग 1750 के आसपास के ही हैं। 18वीं शताब्दी का मध्य ही हमने लिया है, आधुनिक मानचित्र नहीं है। अब देखिए इटली का इलाका कैसे, नेपल्स, कैसे बहुत सारे आपको अलग अलग देश दिख रहे होंगे। आज ये पूरा इटली आप एक में देखते हैं। कैसे ये जर्मनी का इलाका, छोटे छोटे आपको देश दिख रहे हैं। कैसे प्रशा का इलाका, कैसे ये ऑस्ट्रियन साम्राज्य, ये आप देखिए ये ऑस्ट्रिया का साम्राज्य, कैसे कैसे ये पोलैंड, ये आपका प्रशा जो आज जर्मनी का हिस्सा है, ये आपका इटली का क्षेत्र, आप देखिए आप ये बाल्कन स्टेट वगैरह। तो फ्रांस के सैनिक जहां जहां भी गए, नेपोलियन जहां जहां भी गया, अपने साथ प्रगतिशील विचारों को लेकर गया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, प्रजातंत्र, गणतंत्र जैसे विचारों को लेकर गया। क्रांति के विचार वहां पहुंचे और राष्ट्रीयता के विचार वहां पहुंचे। जहां जहां वहां गया उसने विधि संहिता के अनुसार उसका पुनर्गठन किया। लेकिन यहां पर एक पेच पैदा हो जाता है। पेच ये है कि नेपोलियन ने राष्ट्रवाद के आधार पर तो अपने संघ को संगठित किया था, लेकिन जहां जहां गया वहां वहां के लोगों की राष्ट्रीय भावनाओं को कुचल दिया, वहां की जनता को कुचल दिया, उनको परास्त किया, अपना शासन वहां स्थापित किया, स्पेन में स्थापित किया, अन्य देशों में स्थापित किया। तो ये तो राष्ट्रीयता के सिद्धांत का उल्लंघन भी हो जाता है। अपने लिए स्वतंत्रता की बात करता है, वहां के लिए स्वतंत्रता का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। एक प्रश्न नेपोलियन में हम लोग करेंगे। नेपोलियन को क्रांति पुत्र कहा जाता है। अगर फ्रांस में राज्य क्रांति नहीं होती तो नेपोलियन का उदय नहीं होता।
नेपोलियन क्रांतिपुत्र के रूप में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। उसी समय यह भी कहा जाता है कि एक ऐसा पुत्र था नेपोलियन जो अपनी माता की ही हत्या कर देता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द रिवॉल्यूशन, अपनी माता की ही हत्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इन्हीं संदर्भों में हम लोग वहाँ पर देखेंगे, यही पॉइंट वहाँ सब काम आएंगे। कैसी वो राष्ट्रीयता की भावना को कुचलता है अन्य देशों के संदर्भ में, कैसे समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, बाद में कैसे वो स्वयं सम्राट बन जाता है और समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो इन सब बातों को हम लोग वहाँ पर देखेंगे, विस्तार से वहीं पर चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीयता की भावना में आपने देखा कि ये प्रचार प्रसार, अब महान और स्थायी देन स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ग्रेट एंड लास्टिंग गिफ्ट द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, एक उपहार था पूरे विश्व को, लास्टिंग गिफ्ट जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, एक स्थायी देन है। ये जो विचार आया है, स्वतंत्रता का विचार, समानता का विचार, बंधुत्व का विचार, ये पूरे विश्व के लिए है। भारतीय संविधान में भी आप देखेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे तो ये सारे शब्द आपको मिलेंगे। आपको स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, प्रजातंत्र, गणतंत्र, समाजवाद सब आपको मिलेंगे, संप्रभुता, सब आपको शब्द मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व पर जो प्रभाव पड़ा है फ्रांस की राज्य क्रांति का, उसको दर्शाता है। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव इतना व्यापक था कि अगर कोई घटना, सामान्य सी भी घटना हो रही है फ्रांस में, तो नजरें पूरे यूरोप के देशों की लगी रहती थी। फ्रांस में क्या होता है वो उसको देखते रहते थे। फ्रांस में छोटी सी भी बात हो जाती थी तो प्रभाव उसका पूरे यूरोप पर होता था। इसीलिए ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक कहता है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस देन रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस अ कोल्ड। वो कहता है, फ्रांस का जो मेटरनिक है, ऑस्ट्रिया का चांसलर, वो कहता है कि यदि फ्रांस को छींक भी आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है फ्रांस का जो प्रभाव है यूरोप पर, उसको दर्शाता है। तो इस तरह से आप फ्रांस की उपलब्धियों को, फ्रांस के प्रभाव को देखेंगे कि कैसे उसने, फ्रांस की क्रांति ने कौन कौन सी उपलब्धियां अर्जित किया है, क्या क्या प्रभाव हुआ है। दो संदर्भों में हमने बात की है, एक तो फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा है और दूसरे में हमने बात किया है कि यूरोप और पूरे विश्व पर कैसे प्रभाव पड़ा है, उसकी चर्चा हमने की है।